हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट का। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। अगर मैं बात करूँ लूसेंट के 2019 वाले एडिशन में, चैप्टर नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, यही तीनों दिया हुआ है। उसका इलास्टिक कांस्टेंट 3 टाइप के होते हैं, वो दिया हुआ है। जो टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत छोटा है, 10 मिनट में हमारा हो जाएगा क्लियर। सिंपल है। मेरा नाम धीरज है और आप मुझे एनसीईआरटी जोन के फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे कुछ भी क्वेरी पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज़, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और अगर आपका ज़रूरत है अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीक से, अभी थोड़ा बात चल रहा है तो नेक्स्ट वीक से वीडियो बनाऊँगा, तो आप देख सकते हो। जैसे वहाँ पे मैं सोशियोलॉजी और क्लास 11th और 12th और ज्योग्राफी क्लास 11th और 12th बनाने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू। इलास्टिसिटी होता क्या है, सिंपल बात करते हैं। इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। सिंपल, एक रबर है, रबर या एक स्प्रिंग है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि आप इसको, जैसे आप दोनों हाथ से इसको खींच रहे हो एक दूसरे दो तरफ, अलग अलग तरफ, तो अगर इस मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो फिर से आपके छोड़ने के बाद अपने पुराने रूप में आ जाएगा। ध्यान देना क्या है कि अगर जैसे मान लो एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप एक स्प्रिंग था, ये बिल्कुल ध्यान मत दो, एक स्प्रिंग था अनस्ट्रेच, आपने इसको खींचा, यहाँ पे आपने कहीं पे चिपका दिया है कि आप इसे हिले मत। आप इसने खींचा और इतना स्ट्रेच किया, जैसे ही छोड़ा फिर से ये पुराने इस पे आ गया। इसका मतलब है ये वाला मटेरियल, इस वाले मटेरियल में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, एक उसमें एक अनोखा रूप होता है, अनोखा प्रॉपर्टी होता है, अनोखा गुण होता है, जिसके कारण वो क्या करते, ओरिजिनल शेप में आ जाती है, ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है भाई? आप जो हाथ से इसको खींच रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। फोर्स का मतलब यही तो होता है, पुश एंड पुल, या तो खींच रहे हो, खींचना, क्लियर है ना, पुल कर रहे हो। जैसे ही आप पुल करना छोड़ोगे, आप अपना हाथ छोड़ोगे, फिर से पुराने रूप में आ जाएगा। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर? इलास्टिक लिमिट क्या होता है भाई? अब एक स्प्रिंग है, आप उसको दो तीन चार दोस्त मिलके खींच रहे हो भाई, टूट जाएगा ना? या एक समय ऐसा आएगा, जैसे आपको जो हमारे पेन वगैरह में स्प्रिंग लगा होता है, उसको आप अगर खींचोगे ज़्यादा जोर से तो फिर से आप बोलोगे पुराने शेप में नहीं आ पाता है। क्यों कि भाई उसकी भी तो कोई लिमिट है ना? तो उसी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। का मतलब है कि मैक्सिमम, इलास्टिक लिमिट का सिंपल मतलब है वो मटेरियल कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, वो मटेरियल कितना फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। सिंपल। उस फोर्स के बाद जैसे ही उससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे, वो फिर से अपने पुराने रूप में नहीं आ पाएगा। सिंपल। एक फोर्स से ज़्यादा फोर्स आप लगाओगे तो उसके बाद वो पुराने रूप में नहीं आ पाएगा। सिंपल। समझ गए? अब दोनों समझ गए। अब दोनों समझने के बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। सिंपल है। देखो, स्ट्रेस होता क्या है? हाँ, द रीस्टोरिंग फोर्स per unit area set up inside the body subjected to deforming force is called stress. सिंपल बात करते हैं। आप बोलो कि जब मैं खींच रहा था ना तो स्प्रिंग मुझे रोक ही नहीं रहा था। भाई ऐसा नहीं है, स्प्रिंग आपको रोक रहा था, वो अलग बात है। स्प्रिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी, स्प्रिंग की उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो रोक सके, लेकिन वो रोक रहा था। कितना रोक रहा था? उसी को बोलते हैं स्ट्रेस।
स्ट्रेस होता है अगर मान लो आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो तो स्प्रिंग उल्टा साइड में एक फोर्स लगाएगा जिसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको ही बोलते हैं क्या? स्ट्रेस। कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हो? नहीं, आप तो इसको खींचने में लगे हो। स्प्रिंग खुद लगा रहा है भाई, स्प्रिंग खुद अपना बचाव कर रहा है। स्ट्रेस एक रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग का मतलब क्या है? आप तो स्प्रिंग को डिफॉर्म करने में लगे हो, स्प्रिंग का रूप बदलने में लगे हो, लेकिन स्प्रिंग खुद क्या कर रहा है? रीस्टोर करने का ट्राई कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया जो स्प्रिंग लगा रहा है दूसरे साइड। आप इधर लगा रहे हो, खींच रहे हो स्प्रिंग को, लेकिन स्प्रिंग इधर लगा रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब होता है स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब है द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन और शेप ऑफ अ बॉडी व्हिच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। सिंपल मतलब है, नहीं ज़्यादा इतना हमें समझना है। आपने कितना, अभी मान लो ये आपका हाथ, आपने अपने हाथ से, चाहे जैसे भी हाथ होता हो, आपने अपने हाथ से खींचा, यहाँ तक कर दिया। अब बात करते हैं, इस स्प्रिंग का ओरिजिनल शेप था एक्स, मान लेते हैं। आपने चेंज किया एक्स को डेल्टा एक्स से चेंज कर दिया। एक्स पहले था, कुछ और चेंज कर दिया डेल्टा एक्स, तो अब नया शेप कैसा, कितना आ गया? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, नया शेप आ गया। भाई ये प्लीज़ ये याद मत, ध्यान मत देना, मैं बताऊंगा अगर ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल बात है ना। तो देखो ये है एक्स ओरिजिनल, इतना आपने चेंज किया। भाई चेंज जब तक कर रहे हो तो स्ट्रेस तो लग ही रहा है, कोई बात नहीं, स्ट्रेस लग ही रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। अब स्ट्रेन होता है अब कोई दूसरा बाहर का आदमी स्ट्रेस नहीं देखेगा, बाहर का आदमी देखेगा कि स्ट्रेन कितना लग रहा है उस स्प्रिंग पे, स्ट्रेन कितना लग रहा है उस स्प्रिंग पे। स्ट्रेन का मतलब होता है कि कितना उसके शेप में बदलाव हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? आपके फोर्स के रेस्पेक्ट में? नहीं, ओरिजिनल शेप के रेस्पेक्ट में। सिंपल बात कर रहा हूँ कि ओरिजिनल शेप के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है। द रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशन और शेप ऑफ अ बॉडी व्हिच इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। सिंपल है, कितना आपका चेंज हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल शेप। तो अब दोनों का यूनिट हम सिंपल याद कर लेंगे, दोनों का यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है बार बार कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का यूनिट बताइए। स्ट्रेस का यूनिट आप आराम से बता दोगे, फोर्स अपॉन एरिया है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट है ही नहीं। फिजिक्स का तो यही फायदा है कि एक चीज़ें हर जगह लागू हो जाती हैं। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन अगर हमें थोड़ा भी नहीं पता है स्ट्रेन के बारे में, तो हमें इसका यूनिट निकालने में भी हमारे सब कुछ हो जाएगी, लेकिन आपको सिंपल बताना है स्ट्रेन क्या होता है। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ तो क्या होगा? 15 मीटर में से 20 मीटर हो गया, तो चेंज कितना होगा? 5 मीटर होगा, तो चेंज 5 मीटर। ओरिजिनल क्या है? 10 मीटर, तो मीटर मीटर गए, यूनिट क्या हुआ? यानी स्ट्रेन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। सिंपल, आपसे पूछेगा तो हम देखो, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम बोलेंगे यार नहीं स्ट्रेन, कोई ऐसा फिजिक्स का क्वांटिटी कैसे हो सकता है यूनिटलेस, हम कुछ ना कुछ फालतू लगा के आ जाएंगे। इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए। क्लियर? तो स्ट्रेन क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है कि अगर हम लेंथ वाइज करें तो कि चेंज इन लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, या हम चेंज इन वॉल्यूम देखें। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम जैसे आप एक आपका रबर है, आपका रबर जो नहीं होता उसको खींच रहे हो, पहले इस शेप का था, अब आप उसका शेप हो गया थोड़ा इधर खींचने के कारण, तो ये हो गया एक्स, ये लेंथ है एक्स, ये है डेल्टा एक्स। लेकिन इसका वॉल्यूम मान लो कितना होगा? वॉल्यूम आपका एक जो आपका रबर कुछ इस शेप का होता है, तो इसका वॉल्यूम निकालना आसान है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन हाइट। तो लेंथ
अपॉन ब्रेथ अपॉन हाइट जो होता है ना, क्योंकि ये 3D में होता है ना, आपका रबर जो होता है जो आप मतलब इरेज करते हो, इरेजर वो तो 3D में होता है। तो इसका वॉल्यूम हमें पता होगा, तो हमें याद नहीं करना, लेकिन हमें ये तो पता है चेंज इन वॉल्यूम कितना, डेल वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वी। लेकिन इसका भी यूनिट तो यूनिटलेस ही होता है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब होता है अपॉन मीटर क्यूब, यूनिटलेस, कोई दिक्कत नहीं। अब आप डिस्कस करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत आसान चीज है। हुक्स लॉ क्या बोलता है, अंडर इलास्टिक लिमिट, ध्यान देना, अंडर इलास्टिक लिमिट, इसका सिंपल मतलब क्या है, आप उस स्प्रिंग को उतना ही खींचो जितना वो बर्दाश्त कर सके। आप उस लिमिट को, आप देखो हुक्स लॉ तभी अप्लीकेबल है जब आप उतना फोर्स लगाते हैं, उतना ही फोर्स लगाते हैं जितना वो स्प्रिंग बर्दाश्त कर सके। उससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो हुक्स लॉ फेल कर जाता है, यानी हुक्स लॉ वहाँ पे अप्लीकेबल ही नहीं है। हुक्स सबसे पहले कंडीशन देता है, बोलता है मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अंडर इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब आप स्प्रिंग को उतना ही खींचो कि स्प्रिंग दोबारा अपने रूप में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप पेन के स्प्रिंग को खींच दोगे और उसमें हुक्स लॉ ढूंढोगे उसमें हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं। अंडर इलास्टिक लिमिट, सिंपल। तो इसमें पता है कि इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सिंपल बात है कि जितना ज़्यादा स्प्रिंग ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है, स्प्रिंग अगर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है आपके हाथों से दूर के तरफ, इसका मतलब भाई उतना ज़्यादा आपने क्या किया है, ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया है स्प्रिंग को। स्प्रिंग को, नॉर्मल बात है, स्प्रिंग को आप बस छुए हो तो स्प्रिंग फोर्स नहीं ना लगाएगा, लेकिन आप स्प्रिंग को इतना दूर ले जाओगे तो स्प्रिंग खूब ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना। स्प्रिंग का फोर्स डिपेंड किस पे करता है, आप कितना फोर्स लगा रहे हो, सिंपल। तो स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है, तो स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो ई का हमें यूनिट निकालना है, तो क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ई इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यूनिट निकालो, ई का यूनिट क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि ई को हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यूनिट आप सिंपल बताओ क्या है इसका यूनिट। भाई बहुत आसान है, स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का यूनिट क्या है, G1, यूनिटलेस है ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी कांस्टेंट यही होगा ना, क्योंकि नीचे तो 1 है, डिवाइड करो 1 को कितना बार भी, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन मीटर -2, या हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, क्लियर। या इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में पास्कल भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो इलास्टिक कांस्टेंट के 3 टाइप हैं। हाँ, यंग्स मॉडुलस के इलास्टिक कांस्टेंट जो कि है ई, इसके 3 टाइप है। एक है यंग्स मॉडुलस, आपसे सिंपल पूछेगा कि यंग्स मॉडुलस किसकी बात करता है, लॉन्गिट्यूडिनल की बात करता है। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है कि भाई जिधर आप खींच रहे हो और जो फोर्स लग रहा है वो सेम एक लॉन्गिट्यूड में लग रहा है, एक लंबाई में लग रहा है, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बल्क क्या लगता है, बल्क सिंपल बात करें, आप जब बल्क की बात करते हो, याद रखने के लिए, हम जब भी बल्क की बात करते हो पूरा बात करते हैं, पूरा का मतलब होता है वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एक इरेजर की बात करें तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। देखो इसको ज़्यादा समझने का नहीं है, क्योंकि बहुत डिटेल में भी समझ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं ना। एक है रिजिडिटी मॉडुलस का मतलब होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर, या शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ऐसे बोल सकते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि इसको भी समझा सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, मतलब हमें हो जाएगा हमारा काम,
काम बन जाएगा। क्लियर है? एक और वीडियो मैं अभी बनाता हूँ, आप देखना। सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत 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 अच्छा चैप्टर है, और क्योंकि हम चाह रहे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का, तो क्योंकि मैं आपको टाइमलाइन भी दे चुका हूँ, आपको पता होगा, आप में से जो रेगुलर है, जो रेगुलर साइंस का देखते हैं, रेगुलर ज्योग्राफी का देखते हैं, या क्योंकि हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम ट्राई करेंगे अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में फिजिक्स का ख़त्म तो नहीं होगा 2-3 दिन में, क्योंकि अभी चैप्टर है कई, लेकिन 3 से 4 दिन में हमारा ख़त्म कर दूंगा मैं फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का टोटल चैप्टर कितना मैं एक बार देख ले रहा हूँ, 1 से बस 20 के आसपास है। हाँ, मतलब 24 चैप्टर है, उसमें से 1-2 तो मैं आगे का भी करवाया हूँ, जैसे यूनिट्स वगैरह वाला करवाया हूँ, यूनिट्स और डिस्कवरी भी मैं करवाया हूँ। हाँ, तो और कन्वर्जन भी करवाया हूँ, तो मतलब इसके अलावा 20 बचेंगे। चलिए थैंक यू, मैं अभी एसएचएम करा रहा हूँ। चलिए थैंक यू।